नमस्कार, वेलकम टू शशांक आईएएस। सबसे पहले मैं शशांक पाठक अपने सभी विद्यार्थियों का शशांक आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हृदय की गहराइयों के साथ स्वागत करता हूं। और आज हम लोग गुप्तोत्तरकालीन आर्थिक जीवन के बारे में बात करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, इसलिए मैं बार बार उन टॉपिकों को महत्वपूर्ण बोलता हूं जिसके वजह ये होते हैं कि उनसे लगातार परीक्षा में प्रश्न बनते रहते हैं। तो गुप्तोत्तरकालीन आर्थिक जीवन से भी प्रश्न बने हुए हैं, जैसा कि आपने सामाजिक जीवन के बारे में देखा, राजनीतिक जीवन के बारे में देखा। तो आज हम लोग गुप्तोत्तरकालीन आर्थिक जीवन के बारे में देखते हैं। और अपनी क्लास को शुरू करें तो एक बार पुनः वंस अगेन वेलकम टू शशांक आईएएस। और अपने सभी विद्यार्थियों को मैं बता दूं कि अभी तक जिन लोगों ने एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज़ डाउनलोड माई एंड्रॉयड ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। ध्यान रखिए, एप्लीकेशन को डाउनलोड करते समय आप शशांक आईएएस और उसके ठीक नीचे ट्रिगर एग्जाम लिखा हुआ ज़रूर देखें। आइए हम लोग कोर्स की बात कर लेते हैं। तो इतिहास एक समग्र अध्ययन जिसके अंतर्गत प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, भारतीय कला और संस्कृति के साथ साथ विश्व इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक पर आपके बीच में परिचर्चा की जाएगी। कोर्स ड्यूरेशन यहाँ पर 4 मंथ से है, लेकिन यह ड्यूरेशन बढ़ सकता है, कम तो नहीं हो सकता, बढ़ सकता है। उसके पीछे कारण यह है कि शशांक आईएएस अपनी सहजता और सरलता के लिए जाना जाता है और प्रयास यह रहता है कि अपने अंतिम उस विद्यार्थी को जो कठिनाई महसूस कर रहा हो उसको सहजता के साथ अपनी बात को रख देना और समझा देना। बात अगर हम फीस स्ट्रक्चर की करें तो आप देखेंगे कि इस कोर्स की फ़ीस 1199 रुपये है, लेकिन अगर आप वन टाइम पेमेंट करते हैं तो मात्र 999 रुपये में आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। मंथली पेमेंट की अगर हम बात करें तो 300 रुपये पर मंथ। किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आए तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 8010045904 पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं। मेरा दूसरा नंबर है 9140901577। चलिए आज हम लोग उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करते हैं। गुप्तोत्तरकालीन आर्थिक दशा बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है और आप यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले तो कभी भी किसी भी टॉपिक को पढ़िए। देखिए, हमारी एक बात आपको जरूर विचार करनी चाहिए कि जब कभी भी आप किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे होते हैं तो उस टॉपिक के अंतर्गत आप यह देखिए कि उस टॉपिक को किन समय काल के अंतर्गत रखा गया है, यानी कब से और कब तक, किस समय से लेकर के किस समय के मध्य तक के काल के अंतर्गत हम उस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। जैसे सामान्य सी बात है कि हम लोग गुप्तोत्तर काल को पढ़ रहे हैं, तो गुप्तोत्तर काल का मतलब हो गया कि गुप्तों के काल के बाद। और कब तक जाएंगे तो यहाँ पर आपको देखना है कि हम लोग विशेष करके अर्ली मेडिवल हिस्ट्री के सोर्स तक जाएंगे। तो 510 उसके बाद मतलब मिनिमम आप यहाँ पर देखिए कि 550 ईस्वी, तकरीबन 550 ईस्वी के आसपास गुप्तों का पूर्णतः पतन दिखाई देने लगता है और हो जाता है। उसके बाद से तकरीबन आप देखेंगे कि भारत में इस्लाम का जो आगमन होता है 712 ईस्वी। तो 550 के बाद से लेकर के और 712 नहीं, 700 से पहले तक का जो इतिहास है वह गुप्तोत्तर काल के रूप में जाना जाता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जब हम लोग गुप्तोत्तर काल की बात करते हैं तो एक और बात हमारे दिमाग में आता है कि जब हम गुप्तोत्तर काल की बात कर रहे हैं तो उत्तर भारत की स्थिति क्या है और दक्षिण भारत की स्थिति क्या है, क्योंकि 550 ईस्वी के बाद से लेकर के और तकरीबन 700 ईस्वी के पहले तक का जो टाइम है, तकरीबन आई थिंक 150 साल की बात मैं कर रहा हूँ। तो इन 150 सालों में, इन 150 वर्षों में उत्तर भारत में क्या हुआ और इन 150 वर्षों में दक्षिण भारत में क्या हुआ, इन दोनों स्थितियों को आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा। दूसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि उत्तर भारत में सबसे अधिक बदलाव हो रहा है कि दक्षिण भारत में सबसे अधिक बदलाव हो रहा है, यह भी आपको ध्यान देना होगा। अगर उत्तर भारत में सबसे अधिक बदलाव हो रहा है तो क्वेश्चंस वहां से बनेंगे, अगर दक्षिण भारत में सबसे अधिक बदलाव हो रहा है तो प्रश्न वहां से बढ़ेंगे। तो इसीलिए इन सब चीजों पर आपको फोकस करना होगा। अब अगर गुप्तोत्तरकालीन बात करें तो आप देखेंगे उत्तर भारत दक्षिण भारत की तुलना में अधिक बदलाव के दौर से गुजरा, क्योंकि आप देखेंगे कि गुप्तोत्तर काल में यानी कि अर्ली मेडिवल हिस्ट्री में इस्लाम का आगमन भी कहीं न कहीं हो रहा है, राजपूत शक्तियों का अभ्युदय हो रहा है, आपस में टकराहट हो रही है। जो पूर्वकालीन सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति है उसमें बदलाव भी आपको देखने को मिलेगा। तो कई दृष्टिकोण से उत्तर भारत में एक संरचनात्मक परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है। इसीलिए कभी भी जब आप टॉपिक को पढ़ें तो उस डेट को जरूर दिमाग में रखें और यह भी ध्यान रखें कि उस डेट के अंतर्गत उत्तर भारत में क्या हलचल, दक्षिण भारत में। चलिए एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं। आपको याद होगा, अगर हम लोग तकरीबन 320 ईसा
जो है, जी हाँ, 320 ईसा पूर्व के आसपास की हम बात करें, ठीक है, तो आप वहां पर देखेंगे कि 320 ईसा पूर्व के आसपास की अगर स्थिति है तो उत्तर भारत में बहुत अधिक बदलाव देखने को मिल रहा है या फिर दक्षिण भारत में। तो ऐसे में आप देखेंगे कि उत्तर भारत में सबसे अधिक बदलाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि जहां पर नंद वंश का समापन हो रहा है और मौर्य वंश जो कि मौर्य साम्राज्य के रूप में अभ्युदय हो रहा है एक बहुत बड़ी जो है शक्ति के रूप में, तो निश्चित रूप से बदलाव आपको उत्तर भारत में। अब आपको वहां पर दक्षिण भारत की तरफ ज़्यादा नहीं बढ़ना है। ऐसे गुप्तों की अगर मैं बात करूं तो आप देखेंगे तकरीबन 320-21 में जब चंद्रगुप्त प्रथम जो गुप्त शासक होता है उसके समय से आप देखेंगे, और तकरीबन आप यहाँ पर देखें कुमार गुप्त तक का जो शासन काल है, उस शासन काल को अगर आप देखिए तो दक्षिण भारत की तुलना में उत्तर भारत को प्राथमिकता देना ज़्यादा जरूरी है। तो ऐसे में इस बात को सदैव आपको विशेष रूप से ध्यान देना होता है। तो यहाँ पर आप हमारी बात को समझ गए होंगे जो मैं आपसे समझाना चाह रहा हूँ कि अब हम बात कर रहे हैं गुप्तोत्तर काल की, और गुप्तोत्तर काल में आप देखेंगे कि किन छोटी छोटी शक्तियों का अभ्युदय हुआ और वह मजबूत हुए, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि इन छोटी शक्तियों के अभ्युदय के समय सामाजिक स्थिति कैसी हुई, अर्थव्यवस्था में क्या कुछ देखने को मिला, ठीक है, तो उन सब पर भी अपने को बात करना होता है। तो समाज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, आज हम लोग गुप्तोत्तरकालीन आर्थिक दशा के बारे में बात करेंगे। देखिए यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजी दी हुई है, कुछ शब्द लिखे गए हैं, उनके कुछ भाव हैं, और एक बात और समझिए, जैसा कि बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में होता है कि हर टॉपिक में एक कहानी होगी, हर टॉपिक में हम बहुत रुचि और आनंद के साथ क्लास को करेंगे, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना, कई बार कुछ टॉपिक की विशेषता अपनी अलग होती है, जहाँ पर कहानी नहीं होती है, कई सारे फैक्ट होते हैं, कई सारे शब्द होते हैं। तो ऐसे भी क्लास को आप इंटरटेन करें और ऐसे भी क्लास को अच्छे से समझ करके उस पॉइंट्स को याद करने का प्रयास करें। बाकी जहाँ पर इस प्रकार की बातें होंगी कि कॉन्सेप्चुअल और विद स्टोरी आपके बीच में अपने टॉपिक को रखना होगा, तो हम निश्चित रूप से उस चीज़ को रखेंगे। और खैर आपके बीच में एक लंबे समय से हम बने हुए हैं, तो आप वहाँ पर जान रहे हैं। तो सबसे पहले गुप्तोत्तरकालीन आर्थिक दशा की बात करें तो कुछ शब्दावली दी हुई है, जैसे बोई गई भूमि, यानी कि जिस जमीन पर खेती की जाती थी, जिस पर बुआई होता था, ठीक है, फसलों की, उसको क्या कहते हैं, तो उसको वाहिद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाहिद कहा जाता है। एक बात और मैं आपको बताऊं, जब तक आप इन शब्दों को गंभीरतापूर्वक नहीं लेंगे, याद नहीं करेंगे, तब तक आप इस बात को भूल जाइए कि आप बहुत बेहतर करने वाले हैं। कई बार मैंने देखा है अमूमन अपने विद्यार्थियों में, जिन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि सर ये टर्मिनोलॉजी क्या है, इसका क्या तात्पर्य है, तो इसलिए उनके साथ ऐसा हुआ कि जिस समय वो कक्षा कार्यक्रम में थे, जिस समय वो क्लास कर रहे थे, तो ऐसे शब्दों को इग्नोर कर दिए। उनकी रुचि कहाँ पर है? जिस प्रकार की बातें उनको समझ में आती है। जैसे आप इस बात को सहर्ष स्वीकार करिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपकी रुचि पॉलिटिकल हिस्ट्री में अधिक है, राजनीतिक इतिहास में अधिक है, तो आप मौर्य काल जब पढ़ेंगे तो मौर्यों की राजनीतिक दशा को आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन क्वेश्चंस कहाँ से बनेगा? क्वेश्चन बनेगा मौर्यकालीन प्रशासन से, मौर्यकालीन कला संस्कृति से। मैं ये नहीं कहता कि वहाँ के पॉलिटिकल सिचुएशन से क्वेश्चंस नहीं बनता है, लेकिन तुलनात्मक रूप से कम। तो ऐसे में आपको राजनीतिक जीवन के बारे में आप रुचि दिखाइए, आनंद लीजिए साहब, लेकिन अर्थव्यवस्था, उस समय की सामाजिक स्थिति, इनमें भी आप रुचि दिखाइए, तो इतिहास बहुत सरल हो जाएगा। अदरवाइज बहुत कठिन होता है, इस बात को आप समझते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि खेती ना की गई भूमि, यानी कि गुप्तोत्तर काल में जिस भूमि पर खेती नहीं की गई है उसे अकृष्ट भूमि कहते हैं। बीज न उगने वाली भूमि, यानी कि ऐसी भूमि जिस पर बीज नहीं उगता है, उसे ऊसर कहते हैं। देखिए इस प्रकार के शब्दों को आप लगातार सुनते रहते हैं, याद कर लेना है। अच्छा, इस काल में कृषि मुख्य आधार क्या था? धान्य संग्रहक सर्वश्रेष्ठ था, यानी कि धन धान्य संग्रह करने वाले थे, ठीक है। तो इस समय के जो लोग थे उनका मुख्य आधार कृषि था, इस बात को भी ध्यान देना है। कृषि मुख्य आधार था और इसका संग्रह ही करने वाले लोग मजबूत थे। अग्नि पुराण में गोबर का प्रयोग फसलों में करते हुए दिखाया गया। अच्छा, एक बात ये भी है, हालांकि मैं आपको बताऊं, इस प्रकार के प्रश्न यूपीएससी में नहीं पूछे जाते हैं, ना तो स्टेट पीसीएस में पूछे जाते हैं। लेकिन चूंकि हमारे कक्षा कार्यक्रम का एक उद्देश्य है कि हमारे साथ हर प्रकार के विद्यार्थी जो वनडे एग्ज़ाम के लिए भी जुड़े हुए हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर आकर के क्लास को देखते हैं, तो अंतिम उद्देश्य होता है कि वो भी लाभान्वित हों। तो कभी कभार ऐसे प्रश्न आ जाते हैं जिनको यहाँ पर रखा जाता है विशेष करके, हालांकि यूपीएससी के लिए जो जरूरी नहीं है, लेकिन जो अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको थोड़ा सा ध्यान देना होता है। तो अग्नि पुराण में गोबर का प्रयोग फसलों में, यानी कि गुप्तोत्तर काल तक आते आते
जो है कृषि में इन सब की महत्ता बढ़ जाती है। आइए और भी, अच्छा सिंचाई की बात की गई है, सिंचाई के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, क्या क्या फैक्ट हैं, उसको भी देख लेते हैं। जैसे तालाब खुदवाना पूर्ण कार्य माना गया। तो गुप्तोत्तर काल में क्या था कि अगर आप तालाब की खुदाई करवा रहे हैं तो उसको पूर्ण कार्य माना जाता था। अब कैसे पूर्ण कार्य, आप देखिए, मान लीजिए कि आप एग्रीकल्चर का कार्य करते हैं, आपको जल की ज़रूरत है, तो आप हमेशा वर्षा पर तो निर्भर रह नहीं सकते, तो ऐसे में तालाब से आप अपने जो है खेती के लिए जल की आपूर्ति करा सकते हैं। दूसरा, आप मवेशियों का पालन करते थे, ठीक है, पशुओं का पालन करते थे, उनके लिए भी पानी की उत्तम व्यवस्था हो जाती थी। सार्वजनिक स्नानागार के लिए भी तालाब का एक महत्वपूर्ण कार्य हो जाता था। पशुओं के साथ साथ पक्षी, बहुत सारे जंतु, जीव जंतु जो थे, उनके लिए भी पानी की एक उत्तम व्यवस्था हो जाती थी। और तालाब में आप जो है खूब इंजॉय किए होंगे, आपके प्राचीन काल का स्विमिंग होता था, तो उसमें भी तरह तरह के खेल खेले होंगे। बहुत सारे विद्यार्थी जो इसमें क्लास कर रहे हैं उनको अपना बचपन याद आ गया होगा। तो तालाब खुदवाना, इसको पूर्ण कार्य कर दिया गया, क्योंकि कृषि होती है, कृषि से हमारा जीवन चलता है। जिन पशुओं के माध्यम से हम एग्रीकल्चर का कार्य करते हैं उनके लिए उत्तम पानी की व्यवस्था हो जाती है। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को देखेंगे। अच्छा, कुछ उदाहरण भी साहब यहाँ पे दिया हुआ है कि आदित्य सेन की पत्नी कोंड देवी ने सिंचाई के लिए तालाब खुदवाया था। अब फिर ये बात बनता है कि क्या यह प्रश्न यूपीएससी के लिए महत्वपूर्ण है? नहीं महत्वपूर्ण है, स्टेट पीसीएस के लिए नहीं है, वनडे एग्जाम के लिए भी नहीं है। अब आप कहोगे कि जब यूपीएससी के लिए नहीं है, स्टेट पीसीएस के लिए नहीं है, वनडे एग्जाम के लिए नहीं है, तो फिर गुरुजी क्यों इस लाइन को लिखे हैं? तो इस बात को समझिए कि मैं क्यों लिखा हूं। मैं नहीं लिखा, जो बुकों में है उसको यहां पर पॉइंट आउट किया गया है। इससे क्या होगा कि आपके मन में जब आप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस करोगे, जब आप वर्णनात्मक प्रश्न को लिखोगे, मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप क्वेश्चंस का एनालिसिस करोगे, तब इस प्रकार की लाइनों की जरूरत पड़ती है। क्योंकि जब आप लिखोगे कि तालाब खुदवाना पूर्ण कार्य था और इसकी महत्ता गुप्तोत्तर काल में अधिक थी, हर काल में अधिक थी, बट गुप्तोत्तर काल की हम बात कर रहे हैं, जिसके लिए एक उदाहरण हम यहाँ पर आपको दे सकते हैं कि आदित्य सेन की पत्नी कोंड देवी ने सिंचाई के लिए तालाब खुदवाया था। तो आपका जो आंसर है ना, वो थोड़ा सा मजबूत होगा। तो इसको क्या होता है, जब आप कभी मतलब डिस्कस करते हैं, डिबेट करते हैं, तो वहाँ पर इस प्रकार के पॉइंट्स की बात होती है। जैसे किसी ने कह दिया कि ऐसे आप कैसे कह सकते हैं कि तालाब खुदवाना पूर्ण कार्य था, या कोई एग्जाम्पल है क्या, तो आप कह सकते हैं कि आदित्य सेन की पत्नी कोंड देवी ने सिंचाई के लिए तालाब खुदवाया था। अब यहाँ पर ये आपको नहीं याद करना है कि आदित्य सेन की पत्नी कोंड देवी ने, ठीक है, आप ऐसे देखिए कोंड देवी जिनके द्वारा सिंचाई के लिए तालाब खुदवाया गया, या सीधे आप बोलिए कि गुप्तोत्तर काल में सिंचाई के लिए तालाब खुदवाया गया था, जो कि पूर्ण कार्य माना जाता है। तो थोड़ा सा ये सब चीज़ें आपको ध्यान देना है। इसके अलावा राज तरंगड़ी में खुया नामक इंजीनियर का उल्लेख। अब देखिए, खुया नामक इंजीनियर का उल्लेख, मैं फिर कह रहा हूं कि इस नाम को याद करना जरूरी नहीं है, लेकिन जब आप इस नाम को याद कर लेते हैं तो आपके दिमाग में ये आता है कि हमने खुया नाम पढ़ा था, खुया नाम पढ़ा था, ये खुया कौन था, खुया कौन था, तो याद आया, अरे ये तो गुप्तोत्तर काल में हमने पढ़ा था, तो एक इंजीनियर था। तो तुरंत आपको आगे की बातें समझ में आ जाएंगी। इसने झेलम नदी पर बांध बनवाया तथा नहर निकलवाई। अब एक इंजीनियर जो झेलम नदी पर बांध बनवा रहा है और नहर निकलवा रहा है, तो निश्चित रूप से वह व्यवस्थित ढंग से उस कार्य को करेगा। आगे की पॉइंट में आप देखेंगे, परमाल शासक भोज ने भोज सागर का निर्माण करवाया। अब आप यहाँ पर देखिए, खुया ने बांध बनवाया, कोंड देवी ने तालाब खुदवाया, परमार वंशीय परमाल शासक भोज ने भोज सागर का निर्माण करवाया। इसके अलावा अग्नि पुराण में कहा गया कि कृषि में वृद्धि के लिए सिंचाई के साधन जुटाना राज्य का प्रमुख कर्तव्य था। इन सब शब्दों से आप क्या समझ रहे हो? इन सब शब्दों से यही महत्ता निकल करके आ रही है कि गुप्तोत्तर काल में सिंचाई यानी कि पानी यानी कि तालाब, इन सब की कितनी महत्ता थी। और एक शब्द जो लगातार सुनते आ रहे हैं कि सिंचाई में अर्घट या रहट का प्रयोग किया जाता था। अर्घट खींचने वालों को अर्घट्टीय नहर भी कहा जाता था। तो अर्घट यानी कि रहट एक घंटी नुमा यंत्र होता था, घंटी नुमा यंत्र होता था, ठीक है, और जिससे जो है जल की निकासी की जाती थी उस यंत्र पर खींच करके, ठीक है। चलिए आगे की बात, व्यापार की बात कर लेते हैं। देखिए, व्यापार की अगर बात करें तो मेरे मन में एक प्रश्न आता है, अगर आप इजाज़त दें तो हम उस प्रश्न को पूछ लें और उसका आंसर मैं अपने सभी विद्यार्थियों से चाहूँगा। प्रश्न ये है कि जब आप प्राचीन इतिहास का अध्ययन किए और अध्ययन कर रहे हैं और मैं आपसे पूछूं कि प्राचीन इतिहास
यानी कि प्राचीन इतिहास के अंतर्गत वह कौन सा काल है जिस काल को व्यापार बिजनेस या अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है। जल्दबाजी में मत उत्तर दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आप गुप्तोत्तर काल पढ़ रहे हैं तो गुप्तोत्तर काल ही लिखें, इससे पहले भी आपने व्यापार बिजनेस को देखा था। तो आई होप कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनका जवाब आएगा, और मैं उम्मीद करता हूं, मैं इसलिए यहाँ पर कुछ सेकंड तक विराम भी ले लूँगा, बट मैं ज़रूर आपसे आशा करूँगा कि आप इस प्रश्न का जवाब देंगे, जी हाँ। तो आपको पता है कि मौर्योत्तर काल, जब हम लोग मौर्योत्तर काल पढ़ रहे थे, यानी कि मौर्यों के बाद के काल को जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो मौर्योत्तर काल में हमने आपको इस बात को बताया था। मौर्योत्तर काल में आप देखेंगे कि शुंग वंश, कड़ो वंश, सातवाहन वंश, चेद वंश, कलचुरी वंश, इन सब के शासनकाल के दौरान तो जो व्यापार बिजनेस था वो स्वर्ण काल था। लेकिन अब हम उत्तर वैदिक काल पढ़ रहे हैं। तो उत्तर वैदिक काल में आइए देखिए क्या हुआ। उत्तर वैदिक काल में व्यापार की अगर हम बात करें तो सामंती व्यवस्था के उद्भव प्लस गांव के आत्मनिर्भर होने से गुप्तोत्तर काल में व्यापार का ह्रास हुआ। देखिए, सामंती व्यवस्था और गांव के आत्मनिर्भर, पहले क्या था कि जैसे दो गांव हैं, अभी मैं सामंती व्यवस्था को भी क्लियर कर रहा हूं। जैसे दो गांव हैं, पहले क्या था कि इस गांव में गेहूं की फसल होती थी, इस गांव में चावल की फसल होती थी। तो इससे क्या होता था कि इस गांव के लोग इनको गेहूं देते थे, इनसे चावल प्राप्त करते थे, जिससे क्या होता था, इनके बीच में व्यापार होता था। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब क्या हुआ कि इस गांव के लोग गेहूं भी उत्पादन कर रहे हैं और चावल की भी उत्पादन कर रहे हैं, और ये लोग भी गेहूं के उत्पादन और चावल के उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन इनकी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन उतना ही हो रहा है जितना कि बस इनको जरूरत है, सरप्लस नहीं हो रहा है। तो ऐसे में क्या था कि ये आत्मनिर्भर हुए लेकिन व्यापार बिजनेस नहीं रहा। और जब व्यापार बिजनेस करते हैं तो उसमें लाभ को देखते हैं, और जिन वस्तुओं में लाभ प्राप्त होता है उसका उत्पादन भी लोग बढ़ाते हैं, इससे प्रतिस्पर्धा बनती है और व्यापार बिजनेस ग्रोथ करता है। दूसरा, सामंती व्यवस्था की अगर हम बात करें, सामंती व्यवस्था की वजह से क्या हुआ कि छोटे छोटे जो सामंत थे उनका अपना एक क्षेत्र हो गया और उस क्षेत्र में वह शासन करने लगे। अब व्यापार बिजनेस को वह इसलिए ध्यान नहीं दे पाए कि अपने राज्य की रक्षा करने में ही वो लगे रहे। दूसरा, सामंतीय राज्य अपने राज्य की रक्षा करने में ही लगा रहा। तो जब अपने राज्य की रक्षा करने में लगे रहोगे तो सैनिक क्षमता का विकास करोगे, आपस में लड़ोगे, दिमाग तो काम करेगा ही नहीं, शून्य हो जाएगा, तो फिर व्यापार बिजनेस कहां से करोगे। लेकिन इसके अलावा गुप्तोत्तर काल में कई ऐसे राज्य हैं जहां पर व्यापार और व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जैसे हम बंगाल की बात करते हैं तो यहाँ मलमल, पान, सुपारी, सन, कलिंग में धान की अच्छी किस्म, मालवा में गन्ना, नील, द्वारिका में शंख, दक्षिण भारत में मोती, चंदन, मूल्यवान पत्थर, मसाले, इन सब का व्यापार बड़े स्तर पर होता था। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि हम व्यापार बिजनेस की बात करते हैं, जब ये सब सारी बातें आपको ध्यान में रहती हैं तो आप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को लिखते हैं। मैं कई बार आप लोगों से कह रहा हूँ कि आप लोगों की क्लास लगातार चल रही है, और अपना एक उद्देश्य ये भी है कि जब हम इस क्लास को कंप्लीट कर लेंगे तो फिर हम एक फ्रेमवर्क में क्लास लेकर के आएंगे, जहाँ पर हम चुनिंदा क्वेश्चंस को लेकर के और पूरे टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तब जाकर के आपको लगेगा कि हाँ, हमने जो समय दिया और हमने जो क्लास की उसका लाभ मुझे अब मिल रहा है। और एक चीज़ आप लोग बड़ी गंभीरता से सुन लीजिए, हर बार मैं कहता हूँ और फिर इस बार कहूँगा और आने वाले समय में भी कहूँगा कि एक बार आपको मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे आज कर लीजिए चाहे कल कर लीजिए। जब आप तैयारी करने के लिए आते हैं सिविल सर्विस की या स्टेट पीसीएस की या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो एक बार तो आपको कड़ी मेहनत करना ही है, क्योंकि तभी आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, मैथ, रीजनिंग तभी आप समझोगे। तो चाहे आप 19 की उम्र में कर लो, चाहे 20 की उम्र में कर लो, चाहे 21-22 की उम्र में कर लो, या फिर 28-29 की उम्र में करो, करना तो पड़ेगा भाई। जो 21-22 की उम्र में कर लेते हैं वह बेहतर करते चले जाते हैं, और जो 29, 30, 31 तक इंतजार करते रहते हैं, फिर उनके साथ क्या होता है, एक बेहतर उदाहरण मार्केट में है उस वर्ग का, जिस वर्ग को आप देखते हैं लंबे समय तक संघर्ष कर रहा है। तो अगर आप चाहते हैं तो एक बार मेहनत कर लीजिए, और एक बार अगर आप बेहतर मेहनत कर लेते हैं तो निश्चित रूप से यार मतलब कोई विकल्प है ही नहीं और अच्छा होने के अलावा, तो ध्यान देना इस बात को। चलिए अन्य बातें, गुप्तोत्तर काल में अगर हम बंदरगाह की बात करें, ध्यान रखिएगा गुप्तोत्तर काल
मैं गुप्तोत्तर काल की एक समय सीमा को यहाँ पर इसलिए बांध रहा हूँ कि मैं इसको ऐसे मान देता हूँ कि 550 ईस्वी से लेकर के, हालांकि कोई एग्जैक्ट डेट नहीं, लेकिन गुप्तों के पतन के बाद, और तकरीबन 712 ईस्वी, लेकिन 700 ईस्वी मान लीजिए, इसके मध्य का जो काल है कितने वर्षों का भाई? 150 वर्षों का। तो इसमें 150 वर्षों का ये जो काल है, इसी को गुप्तोत्तर काल के रूप में देख सकते हैं। और इसमें जो व्यापार बिजनेस हुआ उसमें वही तट थे जो गुप्तों के समय में महत्वपूर्ण व्यापारिक बंदरगाह थे, यानी गुप्तोत्तर काल में भी वही बंदरगाह रहा महत्वपूर्ण जो गुप्तों के काल में रहा। तो एक बार पुनः रिवाइज कर लें। अब अगर एक बार आप गुप्तकालीन बंदरगाह को ध्यान में रखेंगे या मौर्योत्तर कालीन बंदरगाह को भी ध्यान में रखेंगे तो यहां पर भी वही बंदरगाह रहेगा। भाई बंदरगाह थोड़ी ना बदल जाएगा। तो आप देखिए पूर्वी तट की अगर हम बात करें, यानी कि इस मैप को अगर हम बनाएं यहां से, तो आप यहां पर देखेंगे तो ये जो पूर्वी तट है, ये पूर्वी तट है और ये पश्चिमी तट है। तो पूर्वी तट यानी कि ये वाला हिस्सा जो है इधर आ जाएगा। तो पूर्वी तट पर ताम्रलिप्ति बंदरगाह, सप्तग्राम बंदरगाह, कलिंग बंदरगाह, शिकाकोस बंदरगाह और पूरी बंदरगाह इंपॉर्टेंट। पश्चिमी तट यानी कि ये इधर वाला हिस्सा है, देवल बंदरगाह, थाना, खंभात, भड़ौच, सोमनाथ। अब इन सबके लोकेशन को भी भाई मैं क्लियर कर चुका हूं। तो यहां पर इस चीज को आप अच्छे से समझेंगे, प्रमुख बंदरगाह, बेटा इसको याद कर लेना, याद कर लेना। तो ये प्रमुख बंदरगाह थे जो उस समय महत्वपूर्ण व्यापार यहां से होता था। इसके बाद अन्य कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। देखिए गुप्तोत्तर काल की आयातित वस्तुओं में, यानी कि किन वस्तुओं को हम लोग खरीदते थे, सीधी सी बात है। आयात यानी कि दूसरी जगह से हम लोग प्राप्त करते थे, और निर्यात का मतलब कि अपने वहां से देते थे। और ध्यान रखिएगा, आयात और निर्यात में सरप्लस प्रोडक्शन की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जिस वस्तु का उत्पादन आपके वहां अधिक होता है उसका निर्यात करते हैं, और जिसका कम होता है आयात करते हैं। एक बात और समझिए, अगर आप किसी भी समय की बात करें और आपको उस समय में एक पॉइंट्स आ गया और आपसे किसी ने बताया कि उस काल के दौरान बहुत सारी वस्तुओं का आयात किया जाता था, सीधी सी बात है, तो क्या उस समय उत्पादन सरप्लस था? तो जाहिर सी बात है कि जब वस्तुओं का आयात अधिक किया जाएगा तो अपने वहां का उत्पादन सरप्लस कभी नहीं रहेगा, क्योंकि सरप्लस उत्पादन होता तो हम उन वस्तुओं का आयात नहीं करते बल्कि उन वस्तुओं का निर्यात करते। तो ये बात आपको यहां पर विशेष रूप से ध्यान देनी होगी। तो गुप्तोत्तर काल की आयातित वस्तुओं में सोना, टीन, तांबा, मसाले, मूंगा तथा घोड़े प्रसिद्ध थे जिनका हम लोग आयात करते थे। कुवलय माला से ज्ञात होता है कि घोड़े उत्तरापथ से खरीदे जाते थे। देखिए उत्तरापथ का तात्पर्य, आप वैसे तो अरब के क्षेत्र से काफी आते थे, लेकिन उत्तरापथ का तात्पर्य अगर आप देखें यहां पर तो विशेष करके ये वाला बेल्ट होगा। ठीक है, पेहोवा अभिलेख देश के विभिन्न भागों से आने वाले घोड़े के क्रय विक्रय करने वाले लोगों की गोष्ठी का उल्लेख आप देखेंगे कि किया जाता है। नदियों द्वारा व्यापार अपेक्षाकृत सुरक्षित माना जाता था। तरशुल्क राज्य की आय का महत्वपूर्ण साधन था। तरशुल्क लेने वाले अधिकारी को तरीक कहा गया। बंगाल में ताम्रलिप्ति सबसे बड़ा बंदरगाह था, बाद में यह स्थान सप्तग्राम ने ले लिया। तो खैर इन सब पॉइंट्स को तो ध्यान रख लेना, बहुत जरूरी नहीं। उद्योग की बात करें, उद्योग धंधों की बात करें तो गुप्तोत्तर काल में वस्त्र उद्योग उन्नत अवस्था में था। ये थोड़ा सा आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा। एक शब्द ऐसा मिला जो थोड़ा सा पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव है। गुप्तोत्तर काल में वस्त्र उद्योग, तो वस्त्र उद्योग उन्नत अवस्था में था। वेनसांग ने भी वस्त्र उद्योग का उल्लेख किया, जैसे कौशेय, क्षौम, ये सब वस्त्र उद्योग के रूप में जाने जाते थे। ये सब जगह जो थे वहां पर वस्त्र उद्योग के रूप में जाना गया। पौधों से रेशम से बना कपड़ा दुकुल कहलाता था। उस काल में रेशम से जो कपड़े बनते थे उसको क्या करते थे? दुकुल कहते थे। भड़ौच के बने वस्त्र बहुत प्रसिद्ध थे, इसे वरोज कहा जाता था। छोटे छोटे शब्दावली हैं, ध्यान रख लीजिएगा। खंभात के बने वस्त्र खंभायात के नाम से। यहाँ की वस्त्र वुरकम विदेशों को निर्यात होते थे। यह प्रकार का वस्त्र है। अब इसको आपको नहीं पढ़ना है कि वुरकम क्या होता है, वरोज क्या होता है, उसके लिए आपको नहीं जाना है, वो ऑप्शनल का मैटर हो जाता है और वहाँ पर भी आपसे पूछा नहीं जाता। बस सिंपल सी बात है कि इन शब्दों को खंभायत, थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। और कश्मीर में सफ़ेद लिनन वस्त्र उद्योग का उद्योग वेनसांग ने किया था। इसके अलावा केशव सेन के भटेरा अभिलेख में हाथी दांत का काम करने वालों का उल्लेख है। हाथी दांत का आयात
जंजीबार में होता था। तो यहाँ पर अर्थव्यवस्था की अगर हम लोग बात करें तो इन सारे बिंदुओं को हम लोग देखे हैं, ठीक है। इसके अलावा मुद्रा की बात कर लेते हैं। तो देखिए इस काल के सिक्के बहुत कम मिले हैं, यानी गुप्तोत्तर काल में सिक्के बहुत कम मिले हैं। भाई जब छोटे छोटे राज्यों का अभ्युदय होता है तो वहाँ पर टकराहट बहुत अधिक होती है, पहली चीज़। दूसरा, जहाँ पर आप देखेंगे व्यापार बिजनेस में गिरावट हो रही है तो वहाँ पर मुद्रा की महत्ता एक अलग प्रकार से कम होने लगती है और फिर मुद्रा प्रचलन में बहुत कम रहती है, स्थिति खराब रहती है, इसमें गिरावट आई। लेकिन इसके अलावा भी इसका मतलब ये नहीं होता है कि इस काल के सिक्के बहुत कम मिले हैं तो मिले ही नहीं हैं, मिले हैं, उसके कुछ साक्ष्य हैं। लेकिन ऐसे चीज़ों में जब स्थिति खत्म होती है, गिरावट की स्थिति में रहती है तो प्रश्न न के बराबर बनते हैं। लेकिन फिर भी जो उदाहरण है, देवपाल के केवल 6 सोने के सिक्के मिले हैं। देवपाल पालवंशीय शासक जिसके 6 सोने के सिक्के मिले हैं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं परीक्षा में। गुजरात के चालुक्यों में से केवल जय सिंह सिद्धराज का एक 100, ऐसा यहाँ पर मिस्टेक है, एक सोने का सिक्का मिला है, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। जहाँ कुषाण और गुप्त काल के सिक्के 7.78 ग्रेन से लेकर 9.33 ग्राम तक थे, तो वहीं गुप्तोत्तर काल के सिक्के 4.2। तो यानी कि ये भी आपको पूछा नहीं जाएगा, लेकिन इन दोनों चीज़ों से लग रहा है कि गिरावट है। साधारणतः लेन देन और व्यापार कौड़ियों के माध्यम से होता था, जिसे प्रतिहार अभिलेखों में कपर्दक कहा गया है। यह एक महत्वपूर्ण शब्द है, इसको ध्यान दीजिए, एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण शब्द है। क्या है कि जो साधारण लेन देन होता था, जो व्यापार बिजनेस में लेन देन होता था, कौड़ियों के माध्यम से होता था। और कई बार पूछा जाएगा कि गुप्तोत्तर काल में इसको जो है क्या कहा जाता है, तो इनको गुप्तोत्तर प्रतिहार अभिलेखों में से कपर्दक के रूप में जाना जाता है। तो ये आपको ध्यान देना होगा, कपर्दक कहते थे। अब आइए हम लोग गुप्तोत्तर काल में गांव के प्रकार की बात कर लेते हैं कि गुप्तोत्तर काल में गांव के प्रकार क्या हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे भंडारवाद ग्राम, ब्रह्मदेय ग्राम या गांव, अग्रहर ग्राम, इसके बाद देवदान ग्राम। भंडारवाद ऐसे गांव जहाँ अंतरजातीय आबादी रहती थी, ठीक है, रहती हो, तथा वहाँ के किसान भूमिकर सीधे राजा को देते हैं, ठीक है। तो ऐसे गांव को भंडारवाद ग्राम कहा जाता है। ऐसे गांव जहाँ अंतरजातीय, ठीक है, आबादी रहती हो और जहाँ के किसान भूमिकर सीधे राजा को देते हो। ब्रह्मदेय ऐसे गांव या गांव की जमीन जिसे ब्राह्मण समुदाय को दान में दी गई हो। अग्रहर या अग्रहार ऐसे ग्राम जिनमें केवल ब्राह्मण रहते हों, ठीक है। देवदान ग्राम किसी धर्म संस्था या मंदिरों को दान में दिया गया ग्राम। ये सब टर्मिनोलॉजी, इसको आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। आइए भूमि के वर्गीकरण की बात कर लेते हैं पुनः। इन सब शब्दों को लगातार आप सुन चुके हैं और बार बार इन शब्दों का रिपीटिशन हो रहा है, तो यहाँ इसका मतलब कि आपको याद कर लेना चाहिए। जैसे क्षेत्र भूमि, खेती योग्य भूमि को क्षेत्र भूमि कहते थे। वास्तु भूमि, मकान बनाने योग्य भूमि को। गोचर, चारागाह, इन सारी बातों को हमने क्लास में करवाया है और अलग से हमारी शब्दावली की क्लास हुई थी, वहाँ पर भी हमने इस बात को कराया है। अर्धखिल, जिस भूमि पर 1 वर्ष तक खेती ना हो। खिल यानी कि प्रति, जिस भूमि पर 3 वर्ष तक खेती ना की जाए। अप्रहत भूमि, जिस भूमि पर कभी जुताई ना हो। अप्रदा भूमि, जिस भूमि से राजा को कोई आय न हो। देवमात्रिक, वर्षा द्वारा सिंचित भूमि को देवमात्रिक कहते हैं। अदेवमात्रिक, बिना वर्षा द्वारा अन्य संसाधनों द्वारा सिंचित भूमि। देखिए बहुत महत्वपूर्ण लिस्ट है ये, इसको अपना जरूर आपको याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। खेती योग्य भूमि को क्षेत्र भूमि, मकान योग्य भूमि को वास्तु भूमि, चारागाह जहाँ पर मवेशी चरते हों गोचर भूमि, गौ बोलते हैं ना गौ, गोचर भूमि, जिस भूमि पर 1 वर्ष तक खेती ना की जा सकी हो या खेती ना हो 1 वर्ष तक, अर्धखिल, ठीक है। खिल या प्रति, जिस भूमि पर 3 वर्ष तक खेती ना की जाए। अप्रहत भूमि, जिस भूमि पर कभी जुताई ना हो। अप्रदा भूमि, जिस भूमि से राजा को कोई आय न हो या विवादित हो। देवमात्रिक, वर्षा द्वारा सिंचित भूमि, और अदेवमात्रिक भूमि बिना वर्षा द्वारा या अन्य साधनों द्वारा सिंचित। तो आप यहाँ पर इस चीज़ को देखेंगे। आइए कुछ और यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं। वैयक्तिक भूमि, देखिए गुप्तोत्तर कालीन अभिलेखों में 2 प्रकार के वैयक्तिक भूमि का वर्णन है, एक शतक भूमि और दूसरा कृष्ट या प्रकृष्ट भूमि। शतक भूमि, जिस भूमि पर निजी स्वामित्व होता है। कृष्ट या प्रकृष्ट भूमि, स्वयं खेती की जाने वाली। देखिए शतक भूमि, जिस पर निजी स्वामित्व होता है, खुद उनका अपना जिसकी भूमि हो या किसी और का उस पर कोई अधिकार नहीं हो सकता। और कृष्ट या प्रकृष्ट भूमि, स्वयं खेती की जाने वाली भूमि जो होती है, इस पर खुद लोग खेती करते हों, ठीक है, वह स्वयं में आप देखेंगे कि कृष्ट या प्रकृष्ट भूमि होती है।
आप यहाँ पर देखेंगे कि गुप्तोत्तर काल में दो प्रकार के किसानों का उल्लेख मिलता है। गुप्तोत्तर काल में दो प्रकार के किसानों का उल्लेख, देखिए, जो किसान बटाई पर खेती करते थे उन्हें श्रीन कहा जाता था, और दूसरा जो है कुटुंबी किसान, तो यह स्वतंत्र रूप से खेती करते थे। यानी कि जो बटाई पर खेती करते हैं उन्हें श्रीन कहते हैं, और जो स्वतंत्र रूप से खेती करते हैं उन्हें कुटुंबी किसान कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने इन महत्वपूर्ण शब्दावलियों को देखा, व्यक्तिक, वर्गीकरण, ठीक है, गांव के प्रकार, मुद्रा, उद्योग, ठीक है, इन सब महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप लोगों ने देखा। और इससे क्या है कि आपका एक मतलब जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं कहीं बेहतर हो रहा है, डेवलप हो रहा है। जब हम लोग आगे की कक्षा में तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था के बारे में बताइए, मौर्योत्तरकालीन अर्थव्यवस्था के बारे में बताइए, गुप्तोत्तरकालीन अर्थव्यवस्था के बारे में, या गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था के बारे में, या फिर इनका तुलनात्मक चार्ट जब हम आपके बीच में रखेंगे तब एक बार और आपको बहुत चीज़ें क्लियर समझ में आएंगी। देखिए, अभी हमारी रणनीति क्या है हमारी कक्षा कार्यक्रम की, पहले एक बार आपको विषय वस्तु की एक समझ हो जाए। जल्दबाजी करना सही नहीं होता है, तो विषय वस्तु की जब समझ आपको हो जाएगी फिर हम लोग तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। और अगर अभी हम यहीं पर तुलनात्मक अध्ययन कर लें तो आप इस चीज़ को नहीं समझ पाओगे। क्यों नहीं समझ पाओगे? जब तक कि आप एक बार विषय वस्तु को ना समझें। या तो आप कड़ी मेहनत कर रहे हो, तो कुछ ही विद्यार्थी ऐसे हैं जो कड़ी मेहनत करते हैं, आई नो, मैं जानता हूँ उस चीज़ को, बट अधिकांश विद्यार्थी ऐसे हैं कि जिनका अपना सिस्टम है कि एक एक करके उसको हम आगे बढ़ें। तो कोई दिक्कत नहीं, अभी आप इस तरह से अध्ययन करें। बाकी तुलनात्मक अध्ययन पर हम एक मैराथन क्लास लेंगे, पूरी रणनीति हम बना रहे हैं और जल्द ही हम उस क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो इस तरह से आज की क्लास में आपने यहाँ पर इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखा। आशा करते हैं कि हमारे विद्यार्थियों को आज की क्लास निश्चित रूप से सहज और सरल तरीके से समझ में आई होगी। तो कल यानी कि नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम पुनः आपसे मुलाकात करेंगे, और निश्चित रूप से आपका सहयोग प्रेम बना है और आगे भी बना रहे। चलिए फिर आज आप लोग एंजॉय करिए, मेहनत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।